हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नक्सलवाद के बारे में। जिस तरह हम देखते हैं कि मार्क्स की जो विचारधारा है जो उसको फॉलो करता है उसे मार्क्सवादी कहा जाता है, गांधी की विचारधारा को जो फॉलो करता है उसे गांधीवादी कहा जाता है। लेकिन नक्सलवाद के संबंध में ये बात लागू नहीं होती है। नक्सल अपने आप में कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति हुई है नक्सलबाड़ी से। नक्सलबाड़ी वही जगह है जहां से नक्सलवाद आंदोलन जो है वो शुरू हुआ और धीरे धीरे उस जगह के साथ इसका नाम इस कदर जुड़ गया कि इस आंदोलन को नक्सलवाद कहा जाने लगा। ये जो वीडियो है आज का वो पीसीएस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के साथ ही साथ बीए और एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलते हैं 1967 के दौर में, जब भारत की आज़ादी को 20 साल भी पूरे नहीं हुए थे। उस समय भारत में अशिक्षा, असमानता, शोषण और कई सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ थी जिनसे एक वर्ग बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा था और आज़ादी के बाद भी उनको वो अधिकार प्राप्त नहीं हो पाए जो हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त थे, जो एक व्यक्ति को मिलने चाहिए थे। तो इस सब का आउटकम जो हमें देखने को मिला एक हिंसात्मक रूप में, एक विद्रोह के तरीके में, नक्सलवाद के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रारंभिक अवस्था में जब नक्सलवाद का आंदोलन शुरू हुआ तो ये आंदोलन था सदियों के शोषण के विरुद्ध। गरीब भूमिहीन किसानों ने जमींदारों के खिलाफ जब शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई तो नक्सलवाद आंदोलन का जन्म हुआ। 25 मई 1967 को जब एक आदिवासी जिसके पास अपने खेत जोतने का जुडिशियल ऑर्डर था, न्यायिक निर्णय था, उसने जब अपने खेतों में काम करना चाहा तो उस पर जमींदार के गुंडों ने हमला किया। इस पर वहां झड़प शुरू हो गई और कई दिनों तक यह विद्रोह चला जिसमें पुलिसकर्मी और आदिवासी मारे गए और यहीं से शुरू होता है हमारे देश में नक्सलवाद। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी नामक गांव से हुई। 18 मई 1967 को सिलीगुड़ी किसान सभा ने भूमिहीनों के अधिकारों के लिए सशस्त्र विद्रोह का ऐलान किया। इसके अध्यक्ष थे आदिवासी जांगल संथाल। उस समय तक आदिवासी जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित थे और इस विद्रोह में आग में घी का काम किया। 25 मई 1967 को घटित हुए जमींदारों और आदिवासियों के बीच की झड़प ने उस समय पश्चिम बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी सक्रिय थी और समय समय पर अपने लेखों से वंचित वर्गों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में लिखती रहती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावित है कार्ल मार्क्स के विचारों से, लेनिन के विचारों से, और हमने देखा है कि मार्क्स और लेनिन के विचार मजदूर वर्ग के अधिकारों की हमेशा बात करते हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे चारू मजूमदार, जो कि इस आंदोलन नक्सलवाद आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे और समय समय पर अपने लेखों से पीड़ित जनता, भूमिहीन मजदूरों और गरीब वर्गों के बारे में दुनिया को बताते रहते थे। उनके जो 8 दस्तावेज हैं वो इस नक्सलवाद आंदोलन के जो बेसिक है, जो आधार है, उसके बारे में बताते हैं। हमारा उद्देश्य है कि भूमिहीन किसानों को उनका हक हम दिलाकर ही छोड़ेंगे। हालांकि शुरुआत में हमें बहुत दिक्कत होगी, हमें बलिदान भी करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उस वर्ग को उसके अधिकार मिलेंगे और जमींदारों से ये सत्ता छिन जाएगी और जमींदार अपनी जमीन गरीबों में बांटेंगे। और उनका ये भी मानना था कि हमें रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ट्रक, बसों को नहीं जलाना है, क्योंकि ये जो हमारी लड़ाई है वो जमींदार वर्सेस मजदूरों की है। तो इसमें इन चीज़ों का कोई भी दोष नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि उग्र भीड़ हिंसक हो जाती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जलाने लगती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब करने लगती है। तो चारू मजूमदार ने ये भी कहा था कि हमें ये सब काम नहीं करने हैं, बल्कि अपने लक्ष्य, हमारा अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि हमें मजदूरों को उनकी ज़मीन का हक दिलाना है। बाद में कानू सान्याल और कन्हई चटर्जी जैसे नेता भी इससे जुड़ गए। तो इस तरह से कानू सान्याल, चारू मजूमदार और कन्हई चटर्जी 3 प्रमुख लोग हैं जिनके दम पर नक्सलवाद आंदोलन आगे बढ़ा। अगर नक्सलवाद की परिभाषा देखी जाए तो आंदोलनकारियों ने हिंसा का मार्ग अपनाया। किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्त करने के लिए जो हिंसात्मक आंदोलन चलाया गया उसे कहा जाता है नक्सलवाद।
कभी कभी इसे माओवाद भी कहा जाता है। दरअसल चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग जो थे, उनके विचारधारा पर भी ये कभी कभी कार्य करते थे, तो इसे कहा जाता है माओवादी। माओ का प्रसिद्ध विचार है सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि माओ सत्ता की बात बंदूक की गोली से कर रहे हैं, अर्थात वो हिंसात्मक आंदोलन का एक प्रतीक है। माओ के विचारों पर चलकर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ जब नक्सलवादी कार्य करते हैं तो उन्हें माओवादी कहा जाता है। ये रास्ता हिंसक भी हो सकता है। ये गुरिल्ला युद्ध के जरिए राज्य को अस्थिर करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ समय से हम एक टर्म सुन रहे हैं जो अक्सर समाचारों में या फिर चर्चा का विषय रहता है, वो है अर्बन नक्सल, शहरी नक्सलवाद। आखिर ये शहरी नक्सलवाद है क्या? क्योंकि नक्सलवाद जो है वो गांवों से शुरू हुआ आंदोलन है और ग्रामीणों के लिए है, तो इसमें शहरों का क्या काम? दरअसल अर्बन नक्सल वो आबादी है जो शहरों में रहती है और नक्सलवादी संगठनों से सहानुभूति रखती है। इन पर आरोप है कि ये नक्सलियों की मदद करते हैं और युवाओं को नक्सली संगठनों में भर्ती कराने में मदद करते हैं, भर्ती कराते हैं। नक्सलवाद से प्रभावित भारत के प्रमुख राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। नक्सलवादियों का प्रतीक चिन्ह है लाल रंग का झंडा। तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि ये जो इलाके हैं जो रेड कलर से यहाँ पे दिखाए गए हैं, इन्हें कहा जाता है रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर मतलब नक्सलवाद से प्रभावित इलाके। कहा जाता है कि तिरुपति से लेकर पशुपति तक ये रेड कॉरिडोर फैला हुआ है, अर्थात भारत के आंध्र प्रदेश में तिरुपति से लेकर नेपाल के काठमांडू में पशुपति तक ये पूरा इलाका आपको नक्सल प्रभावित इलाका देखने को मिलेगा। इसे ही रेड कॉरिडोर कहा जाता है। अब बात करें नक्सलवाद की उत्पत्ति के कारण, तो स्पष्ट है, पहले भी हमने इस पर बात की। अशिक्षा और स्थानीय लोगों की उपेक्षा से ये आंदोलन उपजा। सालों से चला आ रहा शोषण जब एक दिन विद्रोह की शक्ल में सामने आया तो हमें नक्सलवाद देखने को मिला। जमीन और संसाधनों का असमान वितरण, क्योंकि किसी के पास बहुत ज्यादा है तो किसी के पास इतना भी नहीं है कि वो अपना गुजारा कर सके। बुनियादी सुविधाओं जैसे कि रेलवे, सड़क, परिवहन, संचार, पीने का पानी, स्कूल, इन सब का अभाव है, जिससे ये लोग एक दुनिया से कटे हैं। इन्हें देश दुनिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाता है और इस तरीके से इनके पिछड़ेपन का फ़ायदा उठाते हैं नक्सली लोग, जो इनको भावनात्मक रूप से खुद से जोड़ते हैं और अपने आंदोलन में शामिल करते हैं। आर्थिक रूप से भी ये काफ़ी पिछड़े हुए हैं और प्रशासन की अनदेखी भी इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि 1967 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब तक सरकारों ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया। सरकार इनका विश्वास जीतने में नाकाम रही तो लोगों का सरकार पर से, प्रशासन पर से भरोसा खत्म हो गया और अंत में उन्हें हिंसात्मक मार्ग अपनाना पड़ा और उन लोगों के साथ जाकर मिलना पड़ा जो सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। नक्सलवादी आंदोलन को समझने के लिए इस पर कई सारी किताबें लिखी गई और सिनेमा में भी कई सारी फिल्में इस पर बनाई गई। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है महाश्वेता देवी की बुक 1084 माँ। इस पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है 1084 की माँ। समरेश मजूमदार के उपन्यास कलबेला और काल पुरुष में भी हमें नक्सली आंदोलन की डिटेल में जानकारी मिलती है। शखो घोष की बुक कोबितार मुहूर्तों में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छी फिल्म है हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जिसमें शाइनी आहूजा, चित्रांगदा सिंह और के ने बेजोड़ अभिनय किया है। ये भी नक्सलवाद की पृष्ठभूमि पर आधारित एक बेहतरीन फिल्म है और मुझे भी काफ़ी पसंद है। इसमें एक बहुत ही फेमस गाना है, बावरामन देखने चला एक सपना। अगर कभी भी आपको समय हो तो ये मूवी आप जरूर देखिएगा। लाल सलाम एक मूवी है। न्यूटन हाल ही में आई राजकुमार राव की फिल्म, जिसमें नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव कराने की जिम्मेदारी राजकुमार राव पर होती है और किस तरीके से वो चैलेंजेस फेस कर सकते हैं वो आप इस फिल्म में देख सकते हैं। द नक्सलाइट, अंधी गली और बस्तर भी बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं। तो इस प्रकार फिल्मों से और साहित्य के जरिए आप इस नक्सलवाद के आंदोलन को करीब से जान सकते हैं।
अब बात करते हैं नक्सलवाद के चरणों की। नक्सलवाद के मुख्यतः 3 चरण हैं। इसका प्रथम चरण है शुरुआती दौर में 1967 से 1980 तक। तब ये संगठन नया बना था और ये मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा पर आधारित था। तब यह वैचारिक और आदर्शवादी आंदोलन था। इनके गोल्स फिक्स थे कि गरीबों को उनका हक दिलाना है। उस दौर में इस संगठन को राष्ट्रीय पहचान मिली। 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया। तब चारू मजूमदार की उनके साथ अनबन हो गई और चारू मजूमदार ने विश्वासघात का आरोप लगाकर सीपीएम छोड़ दी और उग्र आंदोलन नक्सलवाद शुरू किया। तब सीपीएम ने चुनावों में भाग लिया और बंगाल कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया। जुलाई 1972 में चारू मजूमदार की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई और ये संगठन बिखर गया। तो ये था इसका प्रथम चरण। द्वितीय चरण शुरू हुआ 1980 में और 2004 तक चला। इस चरण में जमीनी अनुभव पर आधारित कार्य करने लगे। इससे पहले संगठन नया था तो व्यवहारिकता की कमी थी। तो इस दौर में इन्होंने अपनी कमियों पर काम किया और संगठन का विस्तार किया। महिलाओं को इससे जोड़ा और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति में भी इसने प्रवेश किया और छात्रों को इससे जोड़ा। इस दौर में इसका इतिहास काफ़ी रक्त रंजित है, जिसमें रक्तपात, झड़प और हिंसात्मक कई सारी गतिविधियां हमें देखने को मिली। और चारू मजूमदार की मृत्यु के बाद ये संगठन अपने लक्ष्यों से कई हद तक भटक गया और जो शुरुआती लोग इसमें विश्वास रखते थे ये अब इससे अलग हो गए। तृतीय चरण आया 2004 से, जो कि वर्तमान तक चल रहा है। तृतीय चरण में नक्सलवाद अपने लक्ष्यों से पूरी तरह भटक चुका है और यह देश की सुरक्षा के लिए एक आंतरिक चुनौती बनकर उभरा है। ये हिंसात्मक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया है और लोगों से ये समर्थन खोता जा रहा है। दंतेवाड़ा हो या कोई भी बड़ा नक्सली हमला हो, हम देखते हैं सरकार इनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करती है और आम जन भी अब इनसे कटने लगे हैं, क्योंकि अपने लक्ष्य से अब ये भटकते जा रहे हैं। और देखा जाए तो हिंसा किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, उससे निर्दोष लोग ही मरते हैं, देश की संपत्ति को नुकसान होता है। वर्ष 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती करार दिया था। सरकार द्वारा नक्सलवाद को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास हैं। वर्ष 2006 में आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती कहकर एक अलग प्रभाग बनाया गया, जिसमें नक्सलियों से निपटने के लिए कार्य योजना बनाई जाती है। नक्सल प्रभावित इलाकों में कौशल विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार पर कार्य किया जा रहा है। उन इलाकों में सड़क निर्माण भी की जा रही है। रोशनी पहल के अंतर्गत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वो आत्मनिर्भर बने और नक्सलवाद की तरफ उनका रुझान कम हो जाए। 2017 में 8 सूत्रीय समाधान कार्य योजना शुरू की गई है। समाधान SAMADHAN, इसका फुल फॉर्म कुछ इस तरह से है। S फॉर्म स्मार्ट लीडरशिप, कुशल नेतृत्व। A अग्रेसिव स्ट्रेटेजी, आक्रामक रणनीति। M मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, अभिप्रेरणा और प्रशिक्षण। A एक्शनेबल इंटेलिजेंस, अभियोज्य गुप्तचर। D डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड की रिजल्ट एरिया, कार्य योजना के मानक। H हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, कारगर प्रौद्योगिकी। A एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट, प्रत्येक रणनीति की कार्य योजना। N फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। इस तरह से सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं जिससे लोगों को नक्सलवादी संगठनों में शामिल होने से रोका जाए और नक्सलियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।